जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर। मैं हूं ब्रिजेश सर, आपका बोर्ड पार्टनर। आपको बनाने वाला हूं बोर्ड में टॉपर। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सभी के लिए लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से आ सकते हैं। जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, अगर उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, याद रखेंगे। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाएगा, आपका 4 नंबर वाला प्रश्न भी बन जाएगा। इस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं सर? 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, 1 नंबर के प्रश्न आते हैं और 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। उन सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक मेरा साथ देना है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, रास्ता कितना भी कठिन हो, यदि हमने ठान लिया है तो हम करके रहेंगे। दशरथ मांझी द माउंटेन ऑफ द मांझी के नाम से जाने जाते हैं साथियों। उन्होंने जब ठान लिया तो पर्वत को झुकना पड़ा, पर्वत को काट डाला और रास्ता निकाल डाला उसके सीने से। तो क्या मैथ इतनी कठिन है कि मैथ को सीखा नहीं जा सकता है? आसान नहीं बनाया जा सकता, आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि जो कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है बोर्ड में टॉपर बनने के लिए। कुछ भी हो, लड़ेंगे, टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, चलते रहेंगे। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज इस क्लास को, बेहतरीन क्लास, बेस्ट क्लास की। आपको बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करना है। इतना काम तो कर सकते, सारे काम फ्री है, लेकिन इतना काम कर दोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हल करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लें, जिस कॉन्सेप्ट के बल पे हम लोग काम करेंगे आज की क्लास में और आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करने की। प्यारे बच्चों, एक शब्द आता है विविधकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। इसको लिखा जाता है डी से। प्यारे बच्चों, डी का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। प्यारे बच्चों, अब इस फार्मूले से हम लोग विविधकर निकालते हैं, लेकिन कभी कभी पूछता है कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति कैसे देखा जाए, नेचर कैसा देगा, ध्यान देंगे। प्रकृति की मैं बात करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, नेचर की बात करने जा रहा हूं। नेचर 3 स्थितियों में निकाली जाती है। यदि डी का मान प्यारे बच्चों क्या है? 0 से बड़ा है। डी का मान 0 से बड़ा कब हो सकता है? जब वैल्यू हमारी प्लस में आएगी। जब वैल्यू हमारी प्लस में आती है, जब धनात्मक होता है, तो डी का मान 0 से बड़ा होता है। ओके, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो प्यारे बच्चों रियल होता है और डिफरेंट होता है। याद रखेंगे, डी रियल होता है और डिफरेंट होता है। प्यारे बच्चों, सर रियल और डिफरेंट की हिंदी क्या होगी? DIFFERENT। सर डिफरेंट की हिंदी जो होती है, अलग या असमान होता है, इसका मतलब वास्तविक होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, वास्तविक और असमान। ओके चलो जी, असमान। फिर बच्चों एक चीज और याद देंगे, वास्तविक असमान होता है। मैंने आपको बताया जब डी का मान 0 से बड़ा होगा अर्थात पॉजिटिव में होगा, मतलब 0 का मान, जब डी का मान 0 से बड़ा हो प्यारे बच्चों, तो प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा? रियल होगा और डिफरेंट होगा, मतलब वास्तविक होगा और असमान होगा। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जब डी का मान कैसा होगा? 0 होगा। जब डी का मान 0 होगा तो प्यारे बच्चों कैसे होगा? रियल एंड इक्वल। ओके, या एंड लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या होता? वास्तविक और बराबर। ओके मेरे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। जब डी का मान 0 आ जाता है तो हमारा नेचर कैसा होता है? रियल और इक्वल होता है, वास्तविक और बराबर होता है मेरे बच्चों। लेकिन अगर डी का मान, ध्यान देंगे मेरे बच्चों, डी का मान जो अपना है, डी का मान जो है वो 0 से छोटा आ जाए। सर 0 से छोटा कब होगा? जब वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, याद कर लेंगे। अगर हमने इस फार्मूले पे हल किया और इधर पूरी वैल्यू 0 आती है प्यारे बच्चों, 0 से बड़ा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है साथियों, तो उसका प्राकृत कैसा होगा?
तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिफरेंट होंगे, वास्तविक और समान होंगे। लेकिन अगर इसको मैंने हल किया और 0 आ गया तो इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, अरे भाई वास्तविक होगा और बराबर होगा। लेकिन अगर डी की वैल्यूज को मैंने हल किया और 0 नहीं आया, 0 से छोटा कब आएगा, जब वैल्यू माइनस में हो, -1 -2 कुछ भी हो, माइनस में मतलब 0 से छोटा है, तो कैसा होगा, नॉट रियल, नॉट रियल या इमेजिनरी होता है। क्या होता है साथियों, इमेजिनरी होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, अवास्तविक, अवास्तविक, ब्रैकेट में काल्पनिक भी इसे बोला जाता है, काल्पनिक। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ये पहले बात तो फार्मूला जरूर याद हो, विविध कर निकालने का फार्मूला है, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से विविध कर का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्रकृति कैसे पता करते हैं, डी की वैल्यू अगर मेरे मेरे साथ 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो रियल होगा, डिफरेंट होगा। अगर डी की वैल्यू 0 है तो रियल और इक्वल होगा। डी की वैल्यू अगर 0 से छोटा है मतलब क्या है, जो माइनस है, माइनस में कोई भी संख्या है 0 से छोटा होता है, नॉट रियल, इमेजिनरी, अवास्तविक या काल्पनिक होता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद होगा। एक फार्मूला याद रखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग वहां करते हैं, एक ऐसे समीकरण, एक ऐसे इक्वेशन जिसको हम लोग फैक्टर के द्वारा, गुणनखंड करने के द्वारा हल नहीं निकाल सकते हैं, तब हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं। फार्मूला याद रखेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये फार्मूला याद रखेंगे, ये फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से श्रीधराचार्य सूत्र है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और विविधकर का फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये आपको याद है, ये कॉन्सेप्ट याद है, तो ये सारे सवाल आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं बिना कोई झिझक के। तो आइए इस चैप्टर से जो 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पे हम काम करना शुरू करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। आइए मेरे साथियों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब इन सभी प्रश्नों के हल। 10 प्रश्न है, ये 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बिना समय गंवाए हम लोग हल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो 1 नंबर का सवाल है, लिखा है द्विघात समीकरण बी स्क्वायर प्लस बी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। विविधकर साथियों पहले ए याद कर लो, ए बराबर क्या है, ए ही है, बी बराबर क्या है, बी है, और सी बराबर क्या है, तो सी है। ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए विविधकर निकालते समय। यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है। यहाँ नंबर नहीं है, एबीसी है, एबीसी मैंने लिख लिया है। विविधकर डी का फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्यारे बच्चों बी के सामने बी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका जवाब हो जाएगा। कुल मिला के जो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 1 नंबर में प्रश्न आया था, केवल ये सवाल देके रखा था, पूछा था इसका विविधकर क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। सवाल को अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसका जवाब भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। पहला सवाल का जवाब हो चुका है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लिखा है अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। लिखा है ए से 2 ए से क्रमागत, क्रमागत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे माना पहला धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक। चलो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं, विषम पूर्णांक इक्वल टू हम 1 x मान लेते हैं। पहले बच्चों x को हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ देख के रखा पॉजिटिव भी हो और विषम, विषम का मतलब ऑड नंबर हो, तो हम x को 1 मान लेते हैं। अब करा क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है इसी के तुरंत बाद, याद रखेंगे इसी के तुरंत बाद। तो 1 के बाद प्यारे बच्चों दूसरा तो 2 आएगा, लेकिन अब विषम की बात की गई है तो 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर कब आएगा, 3 आएगा जब हम 2 जोड़ेंगे। ध्यान सुनेंगे, पहला हमने धनात्मक विषम पूर्णांक कितना मान लिया, x मान लिया। पहला हमने क्या मान लिया, धनात्मक है लेकिन विषम है तो x मान लिया। अब x को हम मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1। 1 हमारा पहला क्या है, विषम संख्या है।
अब एक के बाद दूसरी विषम संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। बीच में तो दो सम संख्या है, हमको चाहिए किसी संख्या विषम संख्या। तो एक के बाद 3 कब आएगा? जब हम इसमें साथियों +2 कर देंगे। अगर हम +2 एक में कर दें तो संख्या बन जाती है 3। उसी प्रकार लिखेंगे तब दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा साथियों x+3। अब सवाल में कह रहा है जिनके वर्गों का योग 290 है, इनके वर्गों का योग, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान देंगे सभी लोग, प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार होगा? x² प्लस x+2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 290। x² हो जाएगा प्लस यहाँ पर a+b का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे तो a², 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है, प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 290। यहाँ फार्मूला लगाए a² प्लस b² प्लस 2ab का लगाए। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? x को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ पे साथियों क्या करेंगे? 4x। यहाँ पर साथियों 4 बच गया, यहाँ पे x² लगेगा, यहाँ आएगा तो माइनस का 290 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ देखेंगे 2x² प्लस 4x। अगर हम 290 में से 4 घटा देंगे तो -286 बचेगा इक्वल टू 0। फिर बच्चों इन सभी संख्याएं जो है 2 से कट जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो x², 2 दूनी 4, 2x माइनस 2 1 कम 2, ओके, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 0 0। अगर 2 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो समीकरण हमारे पास क्या बचेगा? x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अब यहाँ से हमें फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के लिए बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया था। इस लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, 143 है 143। अब 143 का खंडा में 2 के बराबर करना है। बगल में साथ क्या है? माइनस, मतलब घटाने पर 2 है, गुणा करने पर 143 है। तो 13 को 11 से गुणा करेंगे साथियों तो 143 आएगा, और 13 में से जब 11 घटा देंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? 2 आएगा। आइए लगाते हैं। तो x² प्लस 13 माइनस 11 x माइनस 143 इक्वल टू 0। अरे बच्चों ध्यान देंगे, पहले ही बड़ी संख्या रखी जाती है। आप ये ना करें कि 11 माइनस 13 कर दे, आपको पहले बड़ी संख्या ही रखनी है। अभी क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे? 2 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस क्या बचेगा? 13 बचेगा। यहाँ पर बच्चों माइनस 11 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 से 143 को भाग करेंगे तो 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा 0। तो जो कॉमन उसे पहले लिख लेते हैं x प्लस 13 और x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर क्या है? -13 और x इक्वल टू क्या लेंगे? 11। अब फिर बच्चों ध्यान देंगे, सवाल में था धनात्मक, मतलब हम ये माइनस वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे? धनात्मक 11 लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, सवाल हमारा क्या कह रहा था? हमने पहला क्या माना? x, तो लिखेंगे अतः वे संख्याएं x इक्वल टू 11 हो गया, पहली संख्या हो गई। ओके, या लिख दे तो ऐसे लिखे, अतः पहली संख्या x बराबर 11 और दूसरी संख्या क्या है जी? x प्लस 2 बराबर क्या हुआ? 11 प्लस 2 हो जाएगा 13। सर आपके मन में सवाल बन सकता है 13 है, अभी तो 13 माइनस में आया था, हमें लाना किसमें आंसर है? प्लस में लेकर आना है। तो लिख देंगे, अब उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट में उत्तर लिख सकते हैं आप। उत्तर वे संख्याएं 11, 13 होंगी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको करना क्या है? प्रश्न को यहाँ देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये मेरी पूरी गारंटी, आपको प्रश्न समझ में आएगा। चलिए सर अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का 1/2 है तो k का मान ज्ञात करो। बहुत ही छोटा सा सवाल है, 3 नंबर के हम लोग हल करते हैं। ध्यान पूर्वक केवल आपको समझना है।
जब इस प्रकार का सवाल आ जाए कि एक मूल 2 है, दूसरा मूल 2 है, जो भी हो, तो आप x की वैल्यू को मान लेना। क्या लिखेंगे चूंकि समीकरण का एक मूल 2 है तब x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, ओके, समीकरण आपका क्या था, x² माइनस kx माइनस 8 इक्वल टू 0। अब x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस k, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर 2k हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 में से 4 जाएगा सर, यहाँ पर 2k, यहाँ पर माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2k माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 4। ये नीचे जाएगा तो k इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान माइनस 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो k इक्वल टू कितना आएगा -2। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ये प्रश्न साथियों 1 नंबर का प्रश्न है जो मैंने 3 नंबर लगाया है। तो अभी तक मैंने आपको 3 प्रश्न लगा के समझाया है, इसके कॉन्सेप्ट को भी बताया है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यह सवाल आपको नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस कर लोगे तो कठिन से कठिन सवाल भी आपको सरल लगने लगेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सरल से सरल सवाल भी आपको कठिन ही लगेगा। अभी तक हम लोग 3 प्रश्न लगा चुके हैं, 7 प्रश्नों को और लगाना है। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग लगाते हैं और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। ये भी प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। 4 नंबर का हल देखते हैं साथियों। लिखा हुआ है समीकरण क्या दे के रखा है, 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। प्यारे बच्चों हमें प्रकृति बतानी है। प्रकृति जब भी पूछे, नेचर जब भी पूछे, आपको डिस्क्रिमिनेट निकालना है, विविधकर निकालना है, टी का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2 है सर। b की वैल्यू कितनी है, -5 है। बीच वाला b की वैल्यू सर, c की वैल्यू कितनी है, 4 है। सर अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब d बराबर फार्मूला लगा दो, इस बार d मत लिख देना। d बराबर b² माइनस 4ac। चलो जी b का मान कितना है, -5 है, होला -4 गुणे a का मान कितना है, 2, c का मान कितना सर, 4। तो सर कितना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8, चौको 32 हो जाएगा सर। घटाएंगे तो -7 आएगा। पहले बताओ d की वैल्यू क्या है, -7 है, और d की वैल्यू -7 का मतलब 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है मतलब माइनस में है, तो क्या होगा, अवास्तविक और काल्पनिक होगा। तो लिखेंगे चूंकि d 0 से छोटा है, d 0 से छोटा है, अतः इसका प्रकृत इसका नेचर अवास्तविक काल्पनिक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अवास्तविक तथा काल्पनिक होगा। प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। जो भी प्रकृति ज्ञात करने के लिए होगा, इसके मूलों का प्रकृति क्या होगा, इसके रूट्स के नेचर क्या होंगे, आपको इसी तरीके से लगाना है। डी का मान निकालना है। 0 आएगा तो क्या होगा, बराबर होगा साथियों, और क्या हो सकता है, बराबर होगा और वास्तविक होगा। लेकिन 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, वास्तविक होगा, और क्या हो सकता है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। और अगर डी का मान 0 से छोटा है तो प्यारे बच्चों अवास्तविक, नॉट रियल और इमेजिनरी, काल्पनिक होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√2x √2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न में आता है। इसी प्रकार के एक प्रश्न 4 नंबर में भी आपको देखने को मिलेगा, नीचे वाला प्रश्न है, इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसको भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जो इसमें हार्ड प्रश्न होते हैं वो आपके 4 नंबर में आते हैं, जो इसमें सरल प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर में आते हैं। आइए हल करते हैं। तो क्या दिया है सर, दिया है कि क्या देखिए रखा है सर, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0।
हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 को 2 से गुणा करेंगे तो सर 6 हो जाएगा। 3 को अगर प्यारे बच्चों हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बीच में क्या है, 2 अंडर रूट 6 है, बगल में क्या है प्यारे बच्चों, प्लस है। तो जोड़ने पे अंडर रूट 6 है और गुणा करने पे प्यारे बच्चों कितना है, 6 है। ऐसे हमें 2 अक्षरों अर्थात 2 अक्षर ना होकर के 2 नंबर्स को पता करना है, 2 संख्याओं को पता करना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में हम दिमाग लगाएं और अंडर रूट 6 को मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 से कर देते हैं तो 6 हो जाता है प्यारे बच्चों। मतलब अगर यहाँ पर हम अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 कर देंगे, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 कर देंगे तो ये सवाल हमारा आगे धीरे धीरे सरल हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं। ओके, तो 3x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x² माइनस ब्रैकेट खोलेगा अंडर रूट 6x प्लस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखने पे इसमें कुछ नहीं काम है, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने बताया अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 लिख सकता हूँ। तो 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। ओके, ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि जब दो संख्या ऐसी होती है, दोनों की दोनों संख्या रूट में होती है और रूट सेम होता है तो रूट कट जाता है और संख्या सेम आ जाती है। सो गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। माइनस अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं पहले बच्चों, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। यहाँ पर x लिखेंगे प्लस फिर 6 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिखेंगे x प्लस 2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ध्यान को समझेंगे, मैंने क्या किया है, मैंने 3 को अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिखा है, फिर 6 को मैंने लिखा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिखा, प्लस x के बाद प्लस लगा दिया, 6 को फिर लिखा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिखा, 2x लगा दिया, प्लस अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 लिखा, प्लस 2 को लिखा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, प्लस से पहले इधर 2 है और प्लस के बाद उधर 2 है, इन दोनों को हम जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास अंडर रूट 3 है और क्या x है, इसको हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा सर, अंडर रूट 3 बच जाएगा और x बच जाएगा, यहाँ केवल अंडर रूट 2 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस इन दोनों के पास क्या है, अंडर रूट 2 केवल है सेम, तो अंडर रूट 2 सेम हो जाएगा। यहाँ बचेगा अंडर रूट 3x बच जाएगा, प्लस हमारा एक चीज और गड़बड़ हो रहा है साथियों, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा पहले बच्चों, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या बचा, अंडर रूट 2 बच जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सेम वाले ब्रैकेट को एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आइए सर आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, और एक बार क्या होगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2 और x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसी प्रकार उधर जब पढ़ेंगे तो मेरे बच्चों उधर जाएगा तो अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः इस समीकरण के मूल ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे। कब आएंगे, जब इसको देखने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। खाली देखने से प्रश्न नहीं आता है प्यारे बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है, ये बात याद कर लो। ओके, तो सर अगला सवाल बहुविकल्पी है, देख लिया जाए, यही देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, अगर इसका वास्तविक मूल नहीं है तो यहाँ पर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों। तो पहले इसको हम ऐसे नहीं हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे स्मार्ट तरीके से।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू -4 हो जाएगा और c की वैल्यू a हो जाएगा। फार्मूला लगाओ जी, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब क्या करेंगे सर, d इक्वल टू b का मान कितना है, -4 है, होल ऑफ स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से। और यह क्या बोला है कि मूलों को, एक मिनट, कि मूल वास्तविक नहीं है। ओके ओके, आगे देखिए, माइनस स्क्वायर बच्चों, ये क्या है, 4 गुणे ए और गुणे सी का मान, सी का मान ए और एक का मान ए, तो 4 चौक 16 -4। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। यहां पर अगर ध्यान देंगे, अब ये सवाल कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं तब होता है जब डी का मान, प्यारे साथियों, क्या होता है, 0 से छोटा होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, डी का मान क्या होता है, 0 से छोटा होता है। इसका मतलब कि अगर ए का मान यहाँ 0 से छोटा कब आएगा, जब इधर ज्यादा हो जाएगा प्यारे बच्चों और इधर आपका कम हो जाएगा, तभी तो इधर 0 से कम आएगा। तो अगर ये 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 4 चौक 16 तो 0 हो जाएगा। अब 4 से ज्यादा होगा, ए का मान क्या होगा, 4 से ज्यादा होगा। 4 से कम कर दोगे वास्तविक बन जाएगा, 4 कर दोगे तो वास्तविक और बराबर बन जाएगा। लेकिन यहाँ वास्तविक मूल नहीं है, मतलब साथियों यहाँ पर जो ए का मान होगा 4 से ज्यादा, चाहे 5 हो, 5 को भी से माइनस में आ जाएगा। ए का मान क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये गलत लग गया साथियों, ये चिन्ह जिसकी तरफ खुला होता है वही बड़ा होता है और ये खुला 4 की तरफ है, मतलब ये छोटा हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ए बड़ा है 4 से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ प्रश्नों को प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिए। गलती कभी कभी हो सकती है, लेकिन लगातार अगर गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है साथियों। ओके, आइए आगे देखते हैं। लिखा है यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 8 के मूल बराबर है। ध्यान देंगे मेरे बच्चों, जब मूल बराबर होता है तो d का मान कितना होता है, मेरे बच्चों कमेंट करके बताइए। d का मान 0 होता है। जब मूल बराबर होता है तो d का मान 0 होता है। मैंने इस क्लास की शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया। तो लिखा है मूल बराबर है तो q का मान होगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे या लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है तब d इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये तो हो गया। तो फार्मूला कैसे यूज करेंगे, लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू, प्यारे बच्चों, 8 लिखा है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पर 8 नहीं है पे 0 होगा। ये प्रश्न को आप अच्छी तरीके से सुधार लेंगे। ये गलत प्रिंट हो गया है बोर्ड पे, यहाँ पे 0 होगा। अब आइए सवाल को लगाते हैं। चूंकि मूल बराबर है, डी का मान 0 होगा, या ए का मान कितना है सर, 3 है, बी का मान कितना सर 5 है और सर सी का मान कितना है, -q है। आइए हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान कितना है, 0 होगा क्योंकि मूल बराबर है। बी का मान 5 हो जाएगा तो होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ए का मान 3 है और सी का मान -q है। प्यारे बच्चों 0 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 3 12 क्यों हो जाएगा। अब मेरे बच्चों ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, डिजिट को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो -25 इक्वल टू 12 क्यू। मेरे बच्चों अब ये 12 नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा तो -25 बटा 12 इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, -25 बटा 12, -25 बटा 12। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको मूल बराबर है ये तरीका आपको सिखा दिया है। ध्यान रखेंगे, जब भी आ जाए लिख के कि मूल बराबर है तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, डी का मान 0 है। मूल बराबर है तो डी का मान 0 है। मूल बराबर नहीं है तो प्यारे बच्चों क्या है, तो कुछ दूसरा होगा जो लिख के आएगा। जैसे वहां पे लिखा था वास्तविक मूल नहीं है, यहाँ पे मूल बराबर है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास 3 प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको भी हम लगाएंगे और आपको समझाएंगे, जिसमें से प्यारे बच्चों ये प्रश्न 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जब प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और ये 4 नंबर में प्रश्न आता है। इस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, 4 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के। 2 नंबर के, 1 नंबर के प्रश्नों का दर्शन आपको करने का मौका मिला।
मिला कि नहीं मिला प्यारे बच्चों? मिल गया। अब कितने नंबरों का मौका मिलेगा आपको? सर 4 नंबर के प्रश्न मिलेंगे मौका। तो आइए उस प्रश्नों के भी दर्शन कर लेते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी में आपको करवा देता हूँ। लेकिन मैं फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मेरे बच्चों कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रश्न आपको नहीं आने वाला है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों हम लोग अपने प्रश्न संख्या 8 को हल करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। लिखा है कि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 80 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी पे है। पहले बच्चों लंबाई किस पे डिपेंड है? चौड़ाई पे। तो पहले हमको प्रश्न में मानना होगा चौड़ाई। पहले दिया का है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पहले बच्चों दिया है कि, लिख लीजिए आप सभी लोग, दिया है कि क्या देके रखा है? देके रखा है बाग का ध्यान देंगे, बाग या बगीचे का परिमाप। क्या फिर बच्चों परिमाप कितना है? 120 है सर? हाँ 120 मीटर और बाग का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों एरिया कितना देके रखा है? 800 मीटर स्क्वायर देके रखा है। उसके बाद साथियों ये दिया है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो सर चौड़ाई मानते हैं, लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई बराबर x। तब प्यारे बच्चों बाग की लंबाई कितनी होगी? लंबाई क्या है? बाग से दुगनी है तो हो जाएगा सर 2x। कितना हो जाएगा? 2x। दो एक्स हो जाएगा। अब साथियों आइए हम प्रश्नानुसार इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। पहले लिखेंगे, पहले साथियों ध्यान देंगे, तो अगर हम परिमाप का फार्मूला लगाते हैं साथियों तो लिखेंगे परिमाप बराबर L/L + B होता है। क्योंकि पहले जो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो पहले बच्चों याद रखेंगे क्या होगा साथियों? ये होगा आपका आयत। तो आयत का परिमाप होता है 2L + B होता है। परिमाप कितना साथियों? 120 दे के रखा है। बराबर हम 2 लिखेंगे और L + B लगाएंगे। 2 एकम 2, यहाँ 60 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो 60 बराबर क्या होगा? L + B। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसके आगे देखेंगे क्षेत्रफल। तो पहले बच्चों क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल देखे रखा 800। क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है प्यारे बच्चों? तो क्षेत्रफल 800 देके रखा है प्यारे बच्चों। और क्षेत्रफल पहले लिखे फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर होता है L/B। तो क्षेत्रफल कितना देके रखा? 800 देके रखा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है? L/B है प्यारे बच्चों। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आइए इस समीकरण में हम लोग अपने तीसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिसके हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या ले ले? L का मान लेने पर, L का मान लेने, तो जब L का मान लेंगे इधर आएगा माइनस में हो जाएगा साथियों। तो 60 - B = L। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? अब L के मान को समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर प्यारे बच्चों समीकरण 2 आपका क्या है? ये है 800 = L/B है प्यारे बच्चों। 800 L का मान कितना है? 60 - B × B हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्यारे बच्चों ये 800 = 60B - B² हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? इन सबको अगर इधर लेकर आएंगे प्यारे बच्चों, इधर जब इसको लेकर आएंगे तो 800 - 60B + B² = 0 हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया? अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसको सही तरीके से लिखते हैं। इसको सही तरीके से लिखेंगे तो B² आपका पहले हो जाएगा, उसके बाद -60B हो जाएगा, उसके बाद प्लस आपका 800 = 0। अब इसका फैक्टर कर दे साथियों, तो 800 × 800 हो जाएगा। तो साथियों गुणा करने पर 800 आए और जोड़ने पर प्यारे बच्चों कितना है? 60 आए।
इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से लगाना होगा और बहुत ही दिमागी से लगाना होगा। तो आइए सबसे पहले हमको 800 का फैक्टर ही करना पड़ेगा। ओके मेरे बच्चों, आइए ध्यान देते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको भाग बिना फैक्टर के भी लगा सकते हैं। कैसे साथियों, कैसे? तो जब 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 होता है और 40 को 20 से गुणा करेंगे तो 800 होता है। आइए इसको मैं डायरेक्ट लगाता हूं। तो ध्यान से देखेंगे, 20 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 20 बी प्लस 800 इक्वल टू 0 हो गया। तो 20 स्क्वायर माइनस 40 भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20 भी हो जाएगा, प्लस 800 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ b कॉमन लेंगे तो b माइनस 40 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग 20 कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी 40 हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे, 20 का पहाड़ा 40 बार पढ़ेंगे तो हमारा 800 जरूर हो जाएगा। आगे जो कॉमन से पहले ले लो, 20 माइनस 40 एक ब्रैकेट में, सॉरी, और b माइनस 20 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। तो b माइनस 40 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में और b माइनस 20 इक्वल टू 0 एक बार में। उधर जाएगा तो प्लस में b बराबर क्या हो जाएगा 40, इधर b बराबर कितना हो जाएगा 20। पहले बच्चों देखने को क्या मिला कि b की वैल्यू हमारी 2 बार आई है, तो इसी प्रकार हमारी l की वैल्यू भी 2 बार ही आएगी। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे b बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे सर, तो 60 माइनस बी बराबर यल, तो 60 माइनस 40 बराबर यल, तो क्या हो जाएगा 20 बराबर यल। पहला एल का मान क्या आएगा 20। अब पुनः रखेंगे सर, अब b बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, हमेशा क्यों कर रहे हैं, b की वैल्यू दोनों बार पॉजिटिव आई है साथियों। जब पॉजिटिव आ जाएगी प्यारे बच्चों तो एक बात हमको याद रखना है प्यारे साथियों, क्या बात याद रखना है कि दोनों बार रखेंगे। निगेटिव आएगा तो निगेटिव वाला छोड़ देंगे, पॉजिटिव रख लेंगे, लेकिन दोनों बार जब पॉजिटिव आएगा तो दोनों मान रख के हल करेंगे। तो अब b के बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू यल, कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू यल। अब सवाल क्या था कि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है, क्योंकि सवाल था लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई अगर आपकी 40 है तो चौड़ाई आपकी 20 होगी। तो लिखेंगे अतः इस का या इसकी या इस बाग की, क्या इस बाग की लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी है। तो लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर होगी। प्यारे बच्चों क्यों होगी, अगर ये नहीं लिखा होता कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी, केवल यही लिखा होता कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, तो लंबाई 40 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था। लेकिन यहाँ सवाल ये बन गया कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई अगर 20 है तो लंबाई कितना होगा 40 होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न 4 नंबर में प्रश्न आया है, ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। इसी चैप्टर से कुछ नाव वाले सवाल, कुछ साथियों नाव अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले सवाल भी आ जाते हैं, उसको भी मैं एक अलग वीडियो में लगा के आपको समझा दूंगा क्यों कैसे लगाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी प्रश्न है। लेकिन आज इसको अभी सीख लीजिए। अभी हमारे पास 2 प्रश्न है, एक प्रश्न हमारा 4 नंबर का है और एक प्रश्न हमारा 1 नंबर का है। तो आइए इन दोनों प्रश्नों को भी लगा लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक कोई डाउट आया है तो कमेंट करके तुरंत पूछिए, क्योंकि अभी डाउट खत्म होगा तो साथियों आने वाले समय में डाउट होगा ही नहीं। ओके, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि रूट वाले सवाल अधिकतर बच्चों को परेशान करते हैं। लिखा हुआ है √3x, ध्यान देंगे, √3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8√3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। जब मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा प्यारे बच्चों, याद कर लेंगे सभी बच्चे वो प्रश्न कहां से आया होगा, चौथे चैप्टर से। जब शून्यांक निकालने के लिए पूछेगा तो याद रखें वो दूसरे चैप्टर से प्रश्न लिया गया है,
ये बात आपको याद होना ही चाहिए। इसके दो तरीके हैं निकालने के लिए साथियों, एक सीधाचार सूत्र भी है और एक हमारे पास डायरेक्ट गुणनखंड विधि है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, किसी विधि से भी हल कर सकते हैं। आइए मैं आपको गुणनखंड विधि से लगाकर सिखाता हूँ, लेकिन गुणनखंड विधि का मैंने एक जगह उपयोग करके आपको सिखा दिया है। तो आइए इस स्टेप में हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा ए का मान। ओके, ए का मान क्या था, √3 है। उसके बाद हमको बी का मान चाहिए, बी का मान सर -11 है, और सर सी का मान चाहिए जो कि 8√3 है। इतना चाहने के बाद हमको इसी में डी पहले पता करना होगा। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो डी का मान कितना है बच्चों, मैं श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करके इसको हल कर रहा हूँ। बी का मान साथियों -11 का होल बराबर हल लिख सकते हैं। -4 गुणे ए का मान साथियों √3 है और सी का मान साथियों 8√3 है। 11 का स्क्वायर 121 होता है प्यारे बच्चों, -4 गुणे 8 को 8 तो ऐसा लिखा रहेगा, रूट को रूट से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 3 ही बचेगा, तो हो जाएगा 4 × 12 12 × 100, 12 × कितना होता है 96, 12 × 96 घटाएंगे साथ, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 6 गया सर 5 बचेगा। यहाँ पर सर 11, 11 में से 9 जाएगा 2, कितना सर 25 बचेगा। तो डी का मान कितना है 25 है। अब आइए श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं, लिखेंगे x = -b ± b² - 4ac/2a। ओके मेरे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे -b का मान कितना है मेरे बच्चों -11 है, प्लस माइनस लगाएंगे √ प्यारे बच्चों, इसका मान कितना आ गया है 25, इसको डायरेक्ट आप 25 रख सकते हैं। 2 ए का मान प्यारे बच्चों कितना है √3, इसको √n ऐसे लिख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस का 11, फिर प्लस माइनस 5 बाहर निकलता, 25 बाहर निकलेगा रूट से तो 5 बचेगा, अपान में प्यारे बच्चों 2 √3 हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है प्लस माइनस है, तो इसको हम दो तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 11 + 5 अपान 2 √3, फिर कामा लगाएंगे 11 - 5 बटा 2 √3 कर बच्चों, क्योंकि क्या लगा है यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस माइनस लगा, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो 11 में 5 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 16 बटा कितना हो जाता है 2 √3 हो जाता है। यहाँ 11 में से 5 जाएगा प्यारे बच्चों 6 बचेगा, कितना हो जाता है 2 √3 हो जाता है। ओके, और अगर इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो कट जाता है 2 एकम 2, 2 × 8 16, 2 एकम 2, 2 3 6। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साथियों 8 बटा √3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कामा लगाएंगे तो 3 बटा √3 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आगे इसे रूट कैंसिल भी कर सकते हैं, कैसे, प्रमेयीकरण करके, यहाँ लिख सकते हैं आप प्रमेयीकरण करने पर, क्या प्रमेयीकरण, ध्यान देंगे प्रमेयीकरण करने पर जब काम करेंगे तो 8 अपान √3 हो जाएगा, और √3 से √3 को हम लोग क्या करेंगे नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, अंश हुआ हर में। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये सब हो गया, रूट को रूट से गुणा करेंगे 8 √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे खाली 3 बचेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो 3 √3, और यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना आएगा 3 से 3 कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, खाली 3 बचेगा, 3 से 3 कट गया तो आंसर आएगा 8 √3 बटा 3 कामा √3। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा इसका मूल निकालने का। प्रश्न कितने नंबर का था, 4 नंबर का था। मैंने विधि कौन सी उपयोग की है, श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग किया है। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से प्रश्न आपको अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लगाना है और अपने आप को टॉपर बनाना है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लिखा है 3x², ध्यान देंगे 3x² - 2x + 1/3 = 0 के का विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर और डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, a = 3 लिखेंगे, b = कितना देके रखा है -2 देके रखा है, c = 1/3 देके रखा है। फार्मूला सब लोग लिखेंगे, d = b² - 4ac होता है प्यारे बच्चों। तो b का मान कितना है बच्चों -2, 2 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a का मान 3 है प्यारे बच्चों, c का मान भी 1/3 है,
3 से 3 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा 0, डी बराबर कितना आएगा 0। अगर क्वेश्चन है इसका प्रकृति कैसा होगा सर, रियल और बराबर होगा, वास्तविक और बराबर होगा, वास्तविक और बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको 10 प्रश्न हल करवाया इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। आपने अगर पूरा ध्यान यहाँ दिया होगा, पूरा कंसंट्रेट किया होगा और विश्वास किया होगा मुझ पर, तो आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक पत्थर पर लोग विश्वास करते हैं और उसे भगवान बना देते हैं और उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। मैं तो जिंदा इंसान हूं, जिंदा लाश हूं साथियों, और आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर विश्वास नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। विश्वास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। प्रैक्टिस ही है जिसको आप जरिए से, जिसके तरीके से, जिसके द्वारा आप महान बन सकते हैं। प्रैक्टिस ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से पीछे मत हटिए। अगर आप पीछे हटोगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर 4 के बताए सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे और अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करेंगे। मिलेंगे इसी प्रकार के एक इंपॉर्टेंट सीरीज की वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि मेरे साथियों कहा गया है, कर भला तो हो भला। बिना किसी का भला सोचे आपका भला नहीं हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।